नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अजंता के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज हम आपके सामने एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसमें आपको पता चलेगा अजंता की गुणवत्ता। हम यहाँ पर जो स्टडी करवा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है, उस कंटेंट के बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। आज देखिए, आप अभी हम लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हो आप अजंता का, ये वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यूट्यूब पर। अभी आपके लिए एक छोटा सा ये एक जस्ट मिनी ट्रेलर है, ठीक है, ताकि आप लोग हमारी क्वालिटी से, हमारे स्टैंडर्ड से, हमारे इस संस्थान से रूबरू हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान के भौतिक प्रदेश, द फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है भाई, फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है? भौतिक प्रदेश। भौतिक का मतलब क्या होता है? हर वह वस्तु जो दिखाई दे और जिसे छूकर महसूस किया जा सके, वह पूरी क्या कहलाती है? भौतिक कहलाती है। ठीक है, अब ये राजस्थान का एक मैप है आपके सामने। अगर हम इस राजस्थान के नक्शे की बात करें, स्टार्टिंग पोर्शन जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस राजस्थान के नक्शे से शुरुआत अगर हम करें तो आप देखेंगे अभी ये बिल्कुल एक ब्लैंक मैप है। ब्लैंक यानी एक रिक्त मैप है, एक खाली मैप है। वी हैव टू बी फुलफिल दिस मैप अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिविजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं वेस्ट से। वेस्ट से शुरू करते हैं, हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे। अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यहाँ इस वेस्ट वाले भाग की बात कर रहा हूं मैं। तो इस वेस्ट वाले पोर्शन पे हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट यानी मरुस्थल, जहां पर हमें किसका प्रसार मिलता है? रेत ही रेत का। यानी कि टोटल पूरा का पूरा जो रेतीला पोर्शन है वो हमारा कहां पर फैला हुआ है? वेस्ट में फैला हुआ है। इस रेत को रोकने के लिए प्रकृति ने यहाँ बीच में एक मैन मेड नहीं, जबकि एक प्राकृतिक दीवार खड़ी कर रखी है। मैन मेड नहीं है, कैसी दीवार है? प्राकृतिक दीवार है। और ये प्राकृतिक दीवार है पर्वत के रूप में। किसके रूप में? अब खाली पर्वत लिखेंगे तो पर्वत क्या होता है? बड़ा विशाल होता है, बड़ा ब्रॉड होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पर्वत ना होकर के ये क्या है? पर्वत माला है। पर्वतमाला कौन सी है? तो हम इसको नाम देते हैं अरावली। तो पहला भौतिक प्रदेश हमारा डेजर्ट हो जाता है। दूसरा भौतिक प्रदेश हमारा क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पर्वत माला। ये पर्वतमाला जहां खत्म होती है, इसके आगे ऊपर उत्तर की तरफ और नीचे दक्षिण की तरफ ईस्ट वाले पोर्शन में हमें यहाँ दिखाई देता है मैदानी क्षेत्र, और यहाँ नीचे दिखाई देता है पठारी पोर्शन। यानी कि पूरा का पूरा मैदान है और क्या है? पठार। देखिए ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा कौन सा हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या हो जाता है? साउथ ईस्ट। यानी कि उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और नीचे वाला क्या हो जाता है आपका? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो दिखाई दिया, जैसा दिखाई दिया वैसा लिखा, और सिर्फ उसी को लिखा जो दिखाई देने के साथ साथ हम उसको क्या कर सकते हैं? छूकर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं बात करूं डेजर्ट के बारे में, तो 25 दिसंबर को आपने देखा होगा काफी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है राजस्थान के जैसलमेर सबसे बड़े जिले में। क्या करते हैं वो लोग वहां इकट्ठे होके? इस मिट्टी को ही तो एक्सप्लोर करते हैं पूरा का पूरा। इस मिट्टी में ही क्या करते हैं? उस न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। अपने जो राजस्थान के फोक म्यूजिक है, उस फोक म्यूजिक को यहाँ रेतीली धरती के ऊपर रह करके उसको क्या करते हैं? फील करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ की दो कम्युनिटी, एक लंगा जनजाति है और एक मांगणियार जाति है ना। तो ये दोनों ही जो है कि इस असम के डेजर्ट के ऊपर एक छत्र राज करती है लोक संगीत को लेकर के। लोग इनका लोक संगीत और इनका डांस देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और अपने न्यू ईयर को उनके साथ में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये फील करना ही हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला, तो अगर अरावली पर्वतमाला की बात करूं तो जलवायु के अंदर एक सीजन होता है जिसे कहा जाता है रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो हमारा ये पर्वतीय क्षेत्र जो है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। यानी आप देखिए कि बादलों को महसूस किया जा सकता है, इतना जो है कि अच्छा और खूबसूरत यहाँ पर क्या हो जाता है? वेदर मिलता है आपको। ठीक है, तो जब आप यहाँ अरावली पर्वतमाला पे वर्षा ऋतु में जाते हो तो पर्वतों पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पर्वत को, इस एटमोस्फियर को, उस क्लाइमेट को हम लोग क्या करते हैं? फील करते हैं। घूमने के लिए जाते हैं ना माउंट आबू वगैरह, जैसे अरावली पर्वतमाला के अंदर सबसे हाईएस्ट पिनाइकल पॉइंट जो है वो कौन सा है पूरा पूरी अरावली का? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर ऊंचा है, 5650 फीट ऊंचा है। इसी गुरु शिखर को कहा जाता है गुरु माथा। और इसी गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से पुकारा था? संतों का
शिखर कहा था, ठीक है। तो गुरु शिखर भी घूमने के लिए जाते हो आप, 5,600 फीट की ऊंचाई पर। देखो आप ऊपर जब खड़े रहते हो तो अरावली कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। सारी चोटियां उस गुरु शिखर से कहां पर है, नीचे की तरफ है। जब आप उस गुरु शिखर पे खड़े हो तो इसका मतलब आप उन सभी चोटियों से कहां पर हो, ऊपर की तरफ है। और वहां से आप उस राजस्थान का खूबसूरत व्यू देखते हो, जहां पर आपको दूर दूर तक क्या दिखाई देती है, अरावली दिखाई देती है। तो महसूस करना ही तो हुआ ही है। और कैसे महसूस करोगे, भाटा है, भाटा खाने तो महसूस करो रिया, है ना। पत्थरों को कैसे महसूस करोगे, उनको फील करके, उनको वहां पर जा करके, उनमें घूम करके, उनकी एटमॉस्फेयर, वहां की वनस्पति को देख करके, है ना। वहां की वनस्पति भी हमसे अलग मिलती है। वहां पर मिलते हैं आपको सदाबहार वन, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। हमारे यहाँ पर मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसके अंदर इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं, है ना। बेर खाए कभी, क्या होते हैं बेर, बोरिया, है ना। मारवाड़ी में क्या, देखो भाई आप मारवाड़ी, यहाँ આપણો ઘી કેડો है, ઘી પોઝિટિવ, આપણો બ્લડ ગ્રુપ કેડો है, घी पॉजिटिव। लोकारे हुए बी पॉजिटिव, आपने केड़ो है घी पॉजिटिव है। तो आपा कहीं है कि देसी आदमी है, पश्चिमी राजस्थान में रहने वाला। और पश्चिम में रहने वाला, हाँ, तो आपने बोरिया है, केरिया है, हांगरी है। हांगरी समझो कहीं पे, हांगरी हुए सांगरी हुए, सांगरी। पर कही है कि घी पॉजिटिव है क्या, अपना ब्लड ग्रुप इनवा, आप कहीं क्या करा, होंगरी, है ना। सड़क भी कभी नहीं बोलते, हड़क ही बोलिया करा आप। जैसे हमारे पोखरण जैसलमेर वाले लोग समसम, है ना, फेमस मिठाई होती है ना पोखरण की, तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो अरावली को महसूस कर लिया, उसके बाद मैदानों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मिलते हैं आपको बड़े खूबसूरत से विशाल खेत, ठीक है। नलकूपों की मात्रा बहुत अच्छी है, नदियां भी वहां पे मिल जाती है। बाणगंगा रिवर है, गंभीर रिवर है, चंबल नदी यहाँ से पास होती है, ठीक है। तो बनास नदी भी इसी क्षेत्र के अंदर बहती है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। तो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है हमारा, वो कैसा है, मैदानी बेल्ट है, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, प्लेन्स, खेत मिलेंगे, बड़े बड़े विशाल खेतों का विस्तार मिलता है। और जब क्रॉप के सीजन में आप यहाँ जाते हो तो तब आपका मन विचलित हो जाता है, आपका मन चंचल हो जाता है कि मैं उस खेत में जाके क्या करूं, एक फोटो खिंचवाऊं शाहरुख खान वाले पोज में, ऐसे लंबे हाथ करके, होता है ना। तो बस वही चीज है, उसी वो फोटो खिंचवाना ही क्या हुआ, फील करना हुआ। तो इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स, यानी उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बात करें पठारी की, पर्वत और पठार दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। पर्वत जो होते हैं वो अत्यधिक कैसे होते हैं, ऊंचे, जबकि पठार कैसे होते हैं, कम ऊंचे होते हैं। पठारों की हाइट क्या होती है, कम होती है। पर्वतों जो होते हैं, पर्वतों का जो शेप होता है वो होता है पिनाइकल, यानी एकदम तीक्ष्ण चोटी के समान होता है, ठीक है। जबकि पठारों की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है। कैसा होगा, अंडाकार होगा, यानी थोड़ा सा स्लोप आएगा, फिर वापस ढलान आएगी, फिर स्लोप ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ उतरता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे चार राजस्थान के क्या हो जाते हैं, भौतिक प्रदेश। और ये चार जो भौतिक प्रदेश मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसके द्वारा बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं बेटा डॉक्टर एच एम से मतलब क्या होता है, हरि मोहन सक्सेना। क्या नाम है, हरिमोहन सक्सेना। और इन्होंने अपने साथ में किसका साथ लिया था, इन्होंने लिया था ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को दिखाई देने, उनकी प्रकृति छूकर महसूस करने के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, चार भाग किए गए थे, ठीक है। चार भाग कौन कौन से हो जाते हैं, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन्स एंड द लास्ट वन इज प्लेट्यू, यानी मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार। इन्हीं चारों को इन्होंने एचएम सक्सेना और ICAR के अनुसार कुछ अलग अलग नाम दिए गए, और उन नामों में इन्होंने इन क्षेत्रों की लोकेशन के आधार पर दिशा को महत्वता दी है। किसको महत्वता दी है, दिशा, डायरेक्शंस को महत्वता दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द डेजर्ट व्हिच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, राइट। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र की, जो कि डेजर्ट के रूप में हमारे पास विद्यमान है। जैसा कि मैंने आप सभी के सामने एक नाम लिया अभी, और वो नाम क्या लिया, क्या, पश्चिमी क्षेत्र की। और मैंने ये भी बताया कि हरिमोहन सक्सेना और ICAR के द्वारा इन वर्गीकरण में दिशाओं को इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। तो जब दिशाओं को इंपॉर्टेंस दी गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका नाम लेंगे, दिशा का। दिशा कौन सी है, पश्चिम। तो पश्चिम से नाम बनता है पश्चिमी। पश्चिमी प्रकृति कैसी है कि रेती रेत है, तो पश्चिमी रेतीला है क्या ये, पश्चिमी रेतीला, मरुस्थल भी लिख सकते हो या मरुस्थलीय भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल अथवा मरुस्थलीय प्रदेश, या रीजन इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीजन। ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है।
अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आपका अरावली प्रदेश, ये पहला हो जाता है अरावली। अरावली की जो लोकेशन है वो आप देखिए राजस्थान के बिल्कुल सेंटर पार्ट में है। कौन से भाग में है? सेंटर। सेंटर को क्या कहा जाता है? मध्य अथवा बीच। मध्य अथवा बीच, तो यहां मैं शब्द यूज करूंगा मध्य। मध्य को क्या कहा जाता है? सेंटर। तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स कोई देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा वेस्टर्न। वेस्टर्न पश्चिम का मतलब क्या हो गया? वेस्टर्न। रेतीले का मतलब होता है सैंडी। सैंडी का मतलब, सैंड मतलब क्या होता है? रेत। और सैंडी का मतलब क्या होता है? रेतीला। तो वेस्टर्न सैंडी डेजर्ट रीजन, और ये हो जाएगा आपका सेंट्रल अरावली माउंटेन रीजन। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन हमारा है मैदानों वाला भाग। मैदानों वाला जो भाग है ये वाला, इसको देखो मैंने पहले ही आपके सामने दिशा रेख रखी है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। पठारों के साथ में भी मैंने दिशा लिख रखी है, साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट से क्या बनेगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बेटा नामों में समझ में आया? नेम यानी नामकरण किसके द्वारा हुआ, नामकरण कैसे किया गया, नामकरण किसके द्वारा किया गया, और ये पूरी की पूरी कहानी वर्गीकरण के नाम से जानी जाती है। और वर्गीकरण किसने दिया? एच एम सक्सेना। 1994 में दिया था, 1998 में पब्लिश हुआ। याद रहेगा? 94 में दिया था और पब्लिश कब हुआ था? 1998 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। ये सारा कहानी आपके सामने है। यहां तक हमने सिर्फ किसके बारे में बात की है? नामों के बारे में बात की है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इससे कुछ विशेष बातों के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ भौतिक प्रदेश। कितने भौतिक प्रदेश है राजस्थान में? 4। पहला भौतिक प्रदेश हमने कौन सा लिया है? पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हमने लिखा है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। फोर्थ नंबर हमने लिया है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यही 4 पोर्शन किए हमने। अब एक छोटी सी सारणी बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इंडेक्स का निर्माण करते हैं। देखिए ये चारों के चारों नाम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रतिशत। प्रतिशत के बाद में ये प्रतिशत किसका हो जाएगा? ये प्रतिशत होगा क्षेत्रफल का। किसका है? उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा जनसंख्या प्रतिशत। इसके बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर अवशेष। अवशेष। और उसके बाद में क्या लिखूंगा? एरा या काल, किस काल में इसका हुआ निर्माण हुआ है। ठीक है। देखिए क्षेत्रफल का से तात्पर्य क्या है कि जो हमारा पूरा राजस्थान, होल राजस्थान जिसकी हमने अभी बात की थी, ये पूरा का पूरा हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये जो 3,42,239.74 स्क्वायर किलोमीटर हमने लिखा है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल है, कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान और कितने प्रतिशत भाग पर पठार है। ये आपको सवाल एग्जाम में कई बार पुराने पेपर्स के अंदर दिख जाएगा। आप जब देखेंगे तो उन पेपर्स के अंदर आपको पता चलेगा मैच और मिसमैच के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। इंडेक्स बनी हुई होती है और चारों को क्या करना होता है? मैच करना होता है। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पर राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है यानी कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, इस रेतीले मरुस्थलीय प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पर ये कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 61.4
11%, यानी 3,42,239 का 61.11% हमारे पास क्या विद्यमान है, सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है। अगर हम बात करें जनसंख्या के बारे में, तो इस मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। अवशेष, अवशेष से क्या तात्पर्य है, अवशेष से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मूल संरचना नष्ट हो गई हो और उसका कुछ बचा कुचा पार्ट जो है वो हमारे पास अभी भी विद्यमान। ठीक है, तो अवशेष किसका है, तो हमारा ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। काल, एरा, कौन से काल में इसका निर्माण हुआ है, तो कौन से काल में हुआ है, परमो कार्बोनी फेरस काल। कौन सा काल है, कौन सा एरा है ये, परमो कार्बोनी फेरस काल में हमारे इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जो किसके अवशेष के रूप में विद्यमान है, तैतीस सागर। तैतीस सागर का निर्माण नहीं हुआ परमो कार्बोनिफेरस काल में, परमो कार्बोनिफेरस काल में ये तैतीस सागर जो था वो कहाँ गया, भूगर्भिक हलचलों की वजह से जो हमारी इंडियन और यूरेशियन प्लेट है, उन प्लेटों के अंदर कुछ उथल पुथल हुई, उन उथल पुथल के कारण आपस में क्या लगा, दबाव, उस दबाव के कारण हमारा ये जो मरुस्थल है वो कहाँ से निकला, तैतीस सागर के अवशेष के रूप में। तैतीस सागर कहाँ खिसका, पीछे की तरफ गया। ठीक है, और वो पीछे क्या छोड़ गया, अथाह रेत का भंडार छोड़ गया। ठीक है, सेकेंडरी बात करें अगर हम यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या उपलब्ध है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। कितने प्रतिशत भाग पर अरावली का विस्तार मिलता है, 9%, ओनली 9% पे मिलता है। जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर, 10%। किसका अवशेष है ये, तो अरावली है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसका जो निर्माण है वह किस काल में हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है प्री निर्माण हुआ है बेटा इसका प्री कैम्ब्रियन काल या एरा, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास बचता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट, पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है, 23%। 23% एरिया हमारा किस पर है, मैदानी भाग के अंडर में है। और जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, 39%। निर्माण इसका भी कब हुआ है, 33 सागर का अवशेष है ये। और किस एरा में ये हमारे सामने प्रकट हुआ है, तो एरा के अंतर्गत आप क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, प्लिस्टोसिन। क्या नाम आएगा, प्लिस्टोसिन काल। कौन सा काल रहेगा बेटा, प्लिस्टोसिन काल रहेगा। प्लिस्टोसिन काल में हमारे इस पोर्शन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब आगे देखो नेक्स्ट, लास्ट वन हमारे पास कौन सा है, फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारा आ जाता है क्या, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बेटा ध्यान रखना 6.89% ओनली, राउंड अप हम कितना लिखेंगे इसको, 7%। ठीक है, 7% भूभाग पर क्या फैला है हमारा, पठारी प्रदेश। और इस पठारी प्रदेश पर जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11%। किसका अवशेष है ये, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है, क्रिटेशियस काल में हुआ है। किस एरा में इसका निर्माण हुआ है, क्रिटेशियस एरा में इसका निर्माण हुआ। अब देखिए आपको मैटर तो आपके सामने आ गया, हमें ये भी तो पता होना चाहिए हमारी क्वेश्चनिंग किस तरीके से होगी, राइट। इसमें से 4-5 प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे पहला सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कौन सा भौतिक प्रदेश किस काल में निर्माण हुआ है, या किस काल में हमारे पास उपलब्ध हुआ है, या किस काल में इसका आविर्भाव हुआ है। कई सारे शब्द हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज की जाती है एग्जामिनर के द्वारा। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि चारों के चारों भौतिक प्रदेशों के नाम दे दिए, चारों के चारों एरा दे दिए, क्या करो, चारों को आपस में कनेक्ट करो कि कौन से एरा में किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है। उसके बाद सवाल बनते हैं, आपको पता है क्षेत्रफल ये है, जनसंख्या ये है, ये अवशेष है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है डायरेक्टली कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मैदान और मरुस्थल किसके अवशेष के रूप में विद्यमान है? तो दोनों एक ही हैं। तैतीस सागर। पर्वत और पठार किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड। इसके अतिरिक्त आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा होगा? 61.11 के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया सबसे बड़ा? रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या का निवास है, सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? तो क्या हो जाएगी? अरावली में। अरावली में कितने प्रतिशत निवास करती है जनसंख्या? ओनली 10%। कितनी निवास करती है? ओनली 10%। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या हो गई। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व मिलता है? घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी की परिभाषा क्या होती है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले मनुष्यों की संख्या। तो बताओ कौन सा, किसमें जगह कम है और मनुष्यों की संख्या ज्यादा है? देखो यहाँ 61 पे 40 है और यहाँ 23 पे कितने हैं? 39। तो ज्यादा जगह कम और जनसंख्या ज्यादा किसके पास हुई? मैदानी प्रदेश के पास में। तो इसका मतलब मैदानी प्रदेश का घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ 61 पे 40% की जनसंख्या ही निवास करती है, तो इसका मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा हुआ? मरुस्थल। हमारा मरुस्थल। अब बेटा यहाँ पे ट्विस्ट आते हैं कई सारे। कैसे ट्विस्ट आते हैं कि आपसे पूछ लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, हमने बता दिया कौन सा है? मरुस्थल। ठीक है। हमने बता दिया कि सर्वाधिक जनसंख्या के बाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है, हमने बता दिया मैदान। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पहला भौतिक प्रदेश है उसका कंपैरिजन विश्व के अनदर डेजर्ट्स के साथ में किया जाता है। दूसरे जो मैदान हमारे मरुस्थल है ना, उनके साथ में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो मरुस्थल है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। भौतिक प्रदेश कैसा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट की बात करूं कि विश्व के जो डेजर्ट है उन डेजर्टों के थ्रू अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? यही है। सॉरी, मरुस्थल कौन सा है? तो मरुस्थल कौन सा होगा? यही थार का मरुस्थल होगा। अगर मैं बात करूं विश्व में सर्वाधिक संसाधनों वाला, संसाधन यानी प्राकृतिक संसाधन वाला, नेचुरल रिसोर्सेज वाला को डेजर्ट कौन सा है? तो भी कौन सा होगा? हमारा डेजर्ट है। हमारे डेजर्ट का एक भी प्लेस ऐसा बता दो जहां से हमें कुछ ना मिलता हो। कुछ ना कुछ तो हर जगह से मिलता ही मिलता है। भले फिर तुम जालोर की बात कर लो, जालोर जैसी जो जगह है अगर हम उसकी भी बात करें तो भी हमारा जालोर हमें क्या देता है? ग्रेनाइट देता है और भूगर्भ की छाती फाड़ के देता है। नहीं देता है? अगर मैं जालोर की बात करूं तो इसबगुल के अंदर जालोर का नाम काउंट होता है फर्स्ट से थर्ड के बीच में, 1 से 3 के बीच में जालोर का नाम आता है। इसबगुल उत्पादन में, इसबगुल समझते हो क्या होता है? क्या होता है? घोड़ा जीरा। क्या होता है? घोड़ा जीरा। जीरे की बात चलिए तो हमारा राजस्थान जो सबसे बड़ा, राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर, जो सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया है, आज भैया जीरे के उत्पादन में सबको पीछे छोड़ रहा है। सबसे ज्यादा जीरा कहाँ होता है? जैसलमेर डेजर्ट एरिया के अंदर हो रहा है। किसान जो है वहाँ का किसान जो है वो क्या कर रहा है? जीरे की क्रॉप ले रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है। पेट्रोल पूरे राजस्थान में कौन दे रहा है? बाड़मेर। गैस पूरे राजस्थान में कौन दे रहा है? जैसलमेर। तो ये दोनों कैसे जिले हैं हमारे? कैसे जिले हैं? डेजर्ट वाले जिले। जैसलमेर पूरे के पूरे राजस्थान को भारत के अंदर नंबर 1 ला करके खड़ा कर रखा है जैसलमेर ने। किसमें? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग के अंदर क्या चाहिए होता है? चूना। और चूने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है राजस्थान में? जैसलमेर। जैसलमेर कहां पर स्थित है? डेजर्ट में, है कि नहीं? जोधपुर की बात करो, पूरे के पूरी जगह आज हमारा, अगर मैं बात करूं राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जो पत्थर लगा है वो कहाँ का पत्थर लगा है? बाहर का एलिवेशन जो लगा हुआ है कहाँ का है? जोधपुर का मकरा, सॉरी, नागौर का मकराना मार्बल लगा हुआ है ना अंदर बाहर की तरफ। तो सारा का सारा पत्थर कहाँ से गया? हमारे यहाँ से गया। लाल कलर का पत्थर जो भी लगा वो कहाँ से गया? धौलपुर से गया। बलुआ पत्थर जो लगा वो कहाँ से गया? जोधपुर से गया। है ना, हर जगह से कुछ ना कुछ देता है ना डेजर्ट। ये तो है नहीं कि दूसरी जगह से लेते। अच्छा, डेजर्ट हमारे यहाँ पर नदियां, पानी, ट्यूबवेल सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं है? लूनी नदी है, भले बहती नहीं हो लेकिन है तो सही, है ना। जवाई नदी है, जोजरी है, ये सारी हमारे वेस्टर्न डेजर्ट एरिया में बहती है। गग्गर भी कहाँ पर बहती है? इसी मरुस्थल से होकर के बहती है ना। तो हमारा मरुस्थल प्राकृतिक संसाधनों से क्या है? परिपूर्ण है। ठीक है, फुलफिल है। हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बहुत अच्छी होती है। इवन भारत का सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी कहाँ स्थित है? इसी डेजर्ट में स्थित है। नाम है उसका राष्ट्रीय मरु उद्यान। याद आया कुछ?
जो मरु लोमड़ी के लिए फेमस है, जो चिंकारा के लिए फेमस है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है गोडाउन उसके लिए फेमस है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी की प्रजनन स्थली है सेवण घास उसके लिए फेमस है, ऑकल वुड फॉसिल्स पार्क, आंकल कास्ट जीवाश्म उद्यान, ये भी कहाँ स्थित है? इसी डेजर्ट के अंदर स्थित है। तो मतलब हमारा डेजर्ट अपने आप में क्या है? बड़ा ही यूनिक है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला डेजर्ट है। बायोडाइवर्सिटी समझते हो? जैव विविधता। अगर हम इस डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच में जाकर भी 4 दाने अगर चपाती या रोटी के बिखेर देंगे ना, तो वहां पे भी आपको 4 से 5 प्रकार की आंट मिल जाएगी। क्या मिलेगी? आंट, जिन्हें आप चीटियां, हिंदी में क्या कहते हैं? चीटियां। हमारे लोग क्या कीड़ियां, है ना? तो कीड़ियां आ जावे। तो बाकी डेजर्ट में तो वो चीटियां भी देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर इतने टाइप की चीटियां, तो सोचो जीव कितने प्रकार के मिलेंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत छिपकली भी मिलती है। हमारे यहाँ पर एक स्नेक मिलता है जिसे कहा जाता है पावना या पीवना, है ना? वैसे बेसिकली उसका नाम होता है रसल वाइपर। क्या होता है? रसल वाइपर। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारा डेजर्ट दूसरे डेजर्ट से थोड़ा यूनिक है, अलग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या मरुस्थलों के अंदर खेती होती है? मरुस्थल में, मैं अपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉमन मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। क्या खेती देखी है किसी दोनों के बीच में? लेकिन हमारे यहाँ पर होती है। हमारे थार में क्या होती है? खेती भी होती है। हमारा थार गेहूं उत्पादन करता है। यार राजस्थान का धान का कटोरा इसी मरुस्थल में स्थित है, श्री गंगानगर। देख लो, समझ गए? तो बेटा ये छोटा सा आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने बात की राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन के बारे में। ठीक है, और हमारी YouTube फैमिली के लिए एक छोटा सा मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को, इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ हमारे इस कोचिंग सेंटर पे विजिट कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट।